क्या आप जानते हैं कि भारत का नेट एफडीआई इनफ्लो सिर्फ एक साल में 96% तक गिर गया है? 96%? जी हाँ, 96%। अगर ये चौंकाने वाला फैक्ट किसी से मिस हो गया तो प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण 2 मार्क्स भी मिस हो सकते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय का सम्मान करता है और आपके सिलेबस को सरल बनाता है। और शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आप सक्षम हैं और अगर हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में वैल्यू जोड़ता है तो कृपया ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपका समर्थन इन वीडियो को जारी रखने में बहुत मदद करता है। और हमारे जो मौजूदा सदस्य हैं उनको एक बहुत बड़ा धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। बिल्कुल। और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है। हाँ, जहाँ प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस आंसर्स मिलते हैं, तो वहाँ हमसे जरूर जुड़े। तो आज का एजेंडा क्या है? आज हम विजनाइज पीटी 365 इकोनॉमी के चैप्टर 4 एक्सटर्नल सेक्टर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम 3 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। पहला, विदेशी निवेश का खेल, एफडीआई बनाम एफपीआई। ठीक है। दूसरा, रुपये का विश्व मंच, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण और रेमिटेंस का मुद्दा। और तीसरा, व्यापार की नई राह, यानी भारत के नए मुक्त व्यापार समझौते या एफटीएज। चलिए तो फिर सीधे पहले विषय पर आते हैं, विदेशी निवेश, एफडीआई और एफपीआई। हाँ, ये 2 शब्द अक्सर सुनने में आते हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक रूपक है। अच्छा। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक शादी की तरह समझे। शादी दिलचस्प है। हाँ, ये एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। कोई निवेशक भारत आता है, फैक्ट्री लगाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, रोजगार पैदा करता है, ये स्थिर होता है। मतलब एक गहरा लंबा रिश्ता। बिल्कुल। और एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हैं। और जैसे ही बाजार में थोड़ी अस्थिरता दिखी, वो अपना पैसा निकाल कर चले जाते हैं। इसीलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी, जो जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। बिल्कुल। और हाल की खबरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, आरबीआई के बुलेटिन के अनुसार FY25 में नेट एफडीआई इनफ्लो 96% तक गिर गया। और एफपीआईज ने भी तो कैलेंडर वर्ष में एफपीआईज ने 2.02 ट्रिलियन के शेयर बेचे हैं। मतलब दोनों तरफ से दबाव है। सही कहा। अब अगर हम एफडीआई के आंकड़ों को और गहराई से देखें तो ये जानना जरूरी है कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शीर्ष स्रोत देश कौन से हैं? 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 पर है सिंगापुर, लगभग 30% के साथ। सिंगापुर, हमेशा की तरह। उसके बाद मॉरिशस है, करीब 17% और फिर यूएसए 11% पर। ठीक है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब कौन सी सेक्टर्स में? सबसे ज्यादा करीब 19% सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में जा रहा है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगभग 16% के साथ। यहाँ एक बात और साफ कर देते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी, जैसे लॉटरी, जुआ, चिटफंड, निधि कंपनी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन भी इसी लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल। ये विषय सीधे जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश मॉडल। हाँ, मुझे याद है मेंस 2013 में एक सवाल पूछा गया था कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई क्यों गति नहीं पकड़ पाया। देखिए, तो यूपीएससी ट्रेंड्स पर सवाल पूछता है, इसलिए ये हालिया गिरावट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब हम आते हैं दूसरे विषय पर, रुपये का विश्व मंच। हाँ, यानी रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण और रेमिटेंस। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत यही है कि एफडीआई और एफपीआई जैसे बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। इसका एक तरीका है अपनी मुद्रा को मजबूत बनाना। अच्छा, डॉलर पर निर्भरता कम करना। बिल्कुल। और इसी दिशा में आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो क्या है? उन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी एसआरवीएस खोलने के लिए बैंकों से जो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी, उस शर्त को हटा दिया है। एक मिनट, ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। वॉस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आपका। तो जब कोई विदेशी बैंक, मान लीजिए रूस का कोई बैंक, भारत के किसी घरेलू बैंक में भारतीय रुपए में खाता रखता है, तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। जी हाँ। इससे वो देश भारत के साथ सीधे रुपए में व्यापार कर सकता है।
डॉलर को बीच में लाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, मुद्रा परिवर्तनीयता। इसमें 2 तरह की होती है ना? हाँ, और ये अंतर प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहला है चालू खाता परिवर्तनीयता, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये भारत में पूरी तरह से परिवर्तनीय है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और ये भारत में आंशिक रूप से ही परिवर्तनीय है। सही। और ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसी स्थिति से बचा जा सके। तो रुपए को वैश्विक बनाने के लिए सरकार और क्या-क्या कर रही है? इसके लिए एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं, MAS-SRVA, U, ACU, लिबरलाइज्ड फीमा, RBI का एक्शन प्लान और वोस्ट्रो अकाउंट्स और UPI लिंकेज। वाह, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं रेमिटेंस की। हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिकी सदन ने 3.5% के बाहरी प्रेषण कर का प्रस्ताव दिया है। और ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। आंकड़ा क्या है? 2024 में लगभग 118.7 बिलियन डॉलर। और इसमें सबसे बड़ा स्रोत तो अमेरिका ही है। जी, अमेरिका, फिर UAE और UK। ये विषय भी GS पेपर 3 के बाह्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विषय पर, व्यापार की नई राह, मुक्त व्यापार समझौते। FTS, ये भारत की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक देश आपस में व्यापार की बाधाएं जैसे टैरिफ कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। इन समझौतों का एक पदानुक्रमिक हायरार्की भी होती है ना? हाँ, PTA से शुरू होकर FTA, फिर CCPA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और आखिरी में इकोनॉमिक यूनियन तक जाती है। हाल ही में 2 बड़े समझौते हुए हैं। पहले भारत UK FTA की बात करते हैं। इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यातों को UK के बाजार में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है भारतीय पेशेवरों के लिए गतिशीलता यानी मोबिलिटी को आसान बनाना। अच्छा। और दूसरा बड़ा समझौता वो है भारत EFTA EFTA देश। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें 4 देश हैं, आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और इस समझौते की सबसे अनूठी, सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे अनूठी विशेषता है एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता। बाध्यकारी मतलब लीगली बाइंडिंग? जी हाँ, EFTA देशों ने वादा किया है कि वो अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन का निवेश करेंगे। $100 बिलियन? और इससे 1 मिलियन यानी 10 लाख सीधी नौकरियां पैदा करेंगे। ये तो किसी भी FTA में भारत के लिए पहली बार हुआ है। बिल्कुल, ये गेम चेंजर है। FTAs हमेशा से UPSC का पसंदीदा विषय रहा है। RCP पर मेंस में सवाल आ चुका है। तो ये नए समझौते परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से। तो इस पूरे अध्याय का एक बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक शक्तियों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे वो FDI का प्रवाह हो, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास हो, या फिर नए FTAs पर हस्ताक्षर करना हो, हर कदम का प्रभाव देश की आर्थिक दिशा पर पड़ता है। और ये भी कि भारत अब सिर्फ एक निष्क्रिय खिलाड़ी नहीं है, वो अपनी शर्तें रख रहा है। बिल्कुल, EFTA समझौता इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर ये समरी सभी के लिए उपयोगी थी तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हाँ, ये एल्गोरिदम को आप जैसे और भी गंभीर उम्मीदवारों को खोजने में मदद करता है। और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। भारत EFTA समझौते का ये जो $100 बिलियन का निवेश का वादा है, ये आपको कितना व्यावहारिक लगता है? एक अच्छा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। और भूले नहीं, फ्री नोट्स टेलीग्राम पर है और लेजेंड्स के लिए प्रीमियम कंटेंट हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर है। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।